बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर ब्रॉडकास्ट से मैं हूं आपका मेज़बान कामरान इम्तियाज़। नाज़रीन, आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की एक तो मजमूई तालीमी सूरत-ए-हाल पे और फिर बिलख़ुसूस जो पुंछ डिवीज़न के तालीमी इदारे हैं और उनमें भी हमने ये जो आज का प्रोग्राम है ख़ुसूसी इसमें बात करनी है पैका पाच्योट के एक जो तालीमी इदारा है, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है और वो जो शायद गलबन 1972 में इसकी बुनियाद रखी गई है और ज़लज़ला तक चूँकि वो स्कूल तो चलता रहा जहाँ उसकी वो असल जगह थी, लेकिन चूँकि ज़लज़ले से ये आज़ाद कश्मीर बर्स्ट के साथ और बिलख़ुसूस पुंछ डिवीज़न से ये जो तालीमी इदारे मुनहदम हुए हैं, उसके बाद वो जो उस बिल्डिंग को भी खासा नुकसान पहुंचा और उसके साथ-साथ फिर ये 2005 से 2009 तक ये गैर फ़ाल रही। इस स्कूल के हवाले से और इसके जितने भी मसाइल हैं वहाँ के लोगों को, ये जो बच्चियों का स्कूल है चूँकि तालीम बुनियादी हक़ है रियासत के शहरियों का और ये रियासत का फ़र्ज़ है कि तालीम, सेहत और इंसाफ़ ये सारी चीज़ें जो है वो अपने शहरियों को बाम पहुँचाएँ। आज के इस प्रोग्राम में हम इस स्कूल के हवाले से तफ़सीली बात करेंगे और वहाँ के मसाइल के हवाले से और इसके साथ-साथ जो है वो चिराग तले अंधेरे की एक अमली मिसाल वहीं का जो है वो पुंछ डिवीज़न से ही रावलाकोट के नज़दीक का एक गाँव है कोकोट, वहाँ LA-20 पुंछ 3 के अंदर और चिराग तले अंधेरे की मिसाल मैंने इसलिए दी है कि वहाँ उस इलाके से जो नुमाइंदा हैं इस वक्त भी वो अलाज सरदार याकूब साहब हैं और वो इससे पहले आज़ाद कश्मीर के सभी बड़े ओहदों पे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और उनके हल्का इंतखाब में जो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कोकोट है 1985 को तकरीबन बना था और अब 35 साल गुजर जाने के बावजूद जो है वो अपना गवर्नमेंट ने उसे अपनी तहवील में नहीं लिया है और बल्कि ये है कि वहाँ एक NGO जो है वो एक स्कूल चला रही है। उस स्कूल के तमाम तर अखराजात एक NGO के ज़िम्मे हैं। तो ये वो बुनियादी तालीमी सूरत-ए-हाल है जो कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर है और बिलख़ुसूस जो ज़रख़ेज़ खित्ता है पुंछ डिवीज़न का जो तालीमी एतबार से तकरीबन सबसे आगे है और फिर उसके साथ-साथ पुंछ डिवीज़न ने इस स्टेट को, इस रियासत को एक क़यादत फ़राहम की हर दौर में 1947 से लेकर आज तक जब किसी मज़ाहमत का, किसी तहरीक का आगाज़ हुआ तो पुंछ डिवीज़न के वो लोग सबसे आगे रहे। उनका बुनियादी और कलीदी किरदार रहा इस रियासत के हवाले से और इनके फ़राइज़ के हवाले से। तो क्या वजह है कि ये पूरे आज़ाद कश्मीर में बिलख़ुसूस और बिलअमूम जो है वो इसमें पुंछ डिवीज़न के अंदर जो तालीमी सूरत-ए-हाल है और मैं ये उन हल्के की बात कर रहा हूँ, ये जो पाच्योट का हल्का है यहाँ अभी शाहिदा सगीर साहब वहाँ जो है वो मिनिस्टर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की वहाँ से और इससे पहले सगीर चुगताई साहब अल्लाह उनको गरी का रहमत फरमाए वो रहे हैं, एक बड़ा नाम रहा है। तो क्या वजह है कि ये जो रियासत के बिलख़ुसूस बच्चियों को कि इस बुनियादी जो तालीमी सहूलत है वो फ़राहम नहीं कर सके हैं, इतने बड़े-बड़े नाम रहे हैं, इतने बड़े-बड़े मिनिस्टर्स रहे हैं, बड़े कलीदी ओहदों पे रहे हैं, तो क्या वही समझते हैं कि उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को ये हक है कि वो पढ़ लिख के वो भी कुछ बन सकें? क्या ये जागीरदाना सोच है, ये सरमायादाराना सोच है या इसके पीछे क्या मकासद हैं? आज के इस सारे सिनेरियो पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अतीक रहमान साहब। इस चीज़ पे बात करेंगे हमारे साथ अतीक रहमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद, शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी, बहुत शुक्रिया। इसके साथ काशिफ इनकलाबी साहब हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे सारी सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए। काशिफ इनकलाबी साहब, खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आपको भी बहुत शुक्रिया। जी, नवाज़िश। तौसीफ़ अब्बासी, तौसीफ़ तबस्सुम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस प्रोग्राम में इस ख़ुसूसी मौज़ू पे बहस करने के लिए, बात करने के लिए। तौसीफ़ तबस्सुम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। जी कमरान साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।
जी नवाजिश, आबिद अनवर साहब हमें शायद अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वो अभी थोड़ी देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। उससे भी उनसे भी जो है वो इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। तौसीफ तबस्सुम साहब, आपकी लिखी हुई तहरीर भी इस हवाले से हमारी नज़र से गुजरी है। क्या मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ, ये जो बैका पाछोट के गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का जो इशू है, आप इसको किस तरह से डिफाइन या डिस्क्राइब करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, सबसे पहले तो मैं आप का और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक अहम मामले की तरफ, जो शायद एक इश्यू की तरफ इसको घुमाया गया है, उसकी तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है आपने, ताकि जो है ना जो इदारे, जो हुकूमती इदारे, जो महकमा जो है ना बैठे हैं, उनकी तरफ ये तवज्जो मबजूल करवाई है कि जो मामलात हैं उनकी तरफ एक रोशनी डालें, ताकि आइंदा जो है ना मुस्तकबिल में कोई पेचीदगियाँ सामने ना आए। तो मेरे ख्याल से ये एक इशू था तो नहीं, लेकिन इसको एक इशू बनाया गया है। तो दरअसल मैं आपको इसकी बैकग्राउंड में भी लेके जाऊं अगर, तो सर जी जी कमरान जरूर। कमरान साहब, बात ये है कि ये स्कूल जो है ना तकरीबन 68-70 की दहाई में जो है ना ये तकरीबन स्टार्ट हुआ था एक प्राइवेट इदारे के तौर पर। तो उस टाइम इसकी कोई प्रॉपर बिल्डिंग वगैरह भी नहीं थी, कोई मामलात भी नहीं थे। ये हमारे एक बुजुर्ग होते थे, उनका नाम था सियावत साहब। तो वो पढ़ाया करते थे। उसके बाद ये तकरीबन हमारे अबू अजदाद थे, और ये अतीकुर रहमान साहब हैं, इनके वालिद मोहतरम मरहूम, वो भी अल्लाह उनको गरीब रहमत फरमाए, वो भी थे। तो उनकी काविशों से ये 1972 में जो है ना ये एक प्रॉपर हम लोगों ने एक इदारा, उन्होंने एक इदारा चलाया था, तो ताकि वहाँ पे तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ किया जाए। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि हमारे इर्द गिर्द में तकरीबन आप देखें कि 4-5 किलोमीटर तक कोई ऐसा इदारा नहीं था जहाँ पे जो है ना बच्चे तालीम हासिल कर सकें। तो 1972 से लेके और ये 2005 के जल्जले तक ये तो बिल्डिंग अपनी जगह पे मौजूद थी, और असाजा भी वहाँ पे मौजूद थे, और तालीमी सरगर्मियाँ भी वहाँ पे जारी थी। लेकिन 2005 के जल्जले के बाद ये बिल्डिंग तबाह हो गई थी, गिर गई थी, तकरीबन ऑलमोस्ट डैमेज हो गई थी ये। तो इसको तकरीबन 2005 से लेके 2009 तक कुछ फिर बिल्डिंग ना होने की वजह से ये आप कह सकते हैं कि जो बच्चे मौजूद थे वहाँ पे तालीमी सरगर्मियाँ जो तालीम हासिल कर रहे थे, वो भी वहाँ पे जो है ना तकरीबन वो बिल्डिंग ना होने की वजह से कम होती जा रही थी तादाद। तो हमने बरहा इसकी तरफ गवर्नमेंट के इदारों को इसकी तरफ तवज्जो मबजूल करवाई कि इसकी बिल्डिंग तामीर की जाए। तो मेरे ख्याल से उनको शायद इदारे से इतनी गर्ज नहीं थी, और ना ही अवाम इलाका के लोगों से इतनी गर्ज थी कि इनको बुनियादी हकूक दिए जाएं। तो वो सिलसिला चलता रहा, और 2009 में ये जो है ना स्कूल दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। मेरे ख्याल उस पे किसी का ना कोई लेटर वगैरह ना कुछ। तो मेरे ख्याल से ऐसा जो है ना, अगर आप इदारे को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं तो उसका प्रॉपर उसका एक तरीकाकार होता है, प्लान होता है, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा होता है। जो आपकी एक बिल्डिंग सरकारी इदारा चल रहा है यहाँ पे, वहाँ पे आप जो है ना बेशक वजीर आजम सदर रियासत भी हूँ, वो भी जो है ना उस इदारे को बगैर किसी उस अपॉइंटमेंट के, किसी नोटिफिकेशन के, वो वहाँ से मुंतकिल नहीं हो सकता। क्योंकि एक जगह जब सरकार के अंडर आ गई है तो मेरे ख्याल से उस पर तो किसी बंदे का जोर नहीं चलता कि जो है ना आप बिल्डिंग की जगह शिफ्ट करें। तो उसके बाद 2009 से लेके 2022 तक आज तक वो स्कूल चल रहा है। वहाँ पे चल क्या रहा है सर, जो है ना जो हमारी असाजा थी वहाँ पे स्कूल की, वो तो कोई मेरे ख्याल से दूसरे शहरों में बैठे हुए हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि हमें भी कोई ऐसी हमें जॉब मिले कि हम घर पे बैठे हों, जो 40-50-60 हज़ार रुपया हमें तनख्वाह आती हो घर पे बैठ के, तो आगे हम एक बंदा कोई हायर कर दें, उनको 4-5 हज़ार दे देंगे, लोगों का गरीब मोहल्ले में इलाके में भला भी हो जाएगा। तो बस ऐसा सिस्टम चलता रहा है। जी, तो मैं आज ठेका ठेका सिस्टम, मैं इस पे दोबारा आपकी तरफ आऊंगा और जी जरूर। इस पे भी बात करेंगे। जो पूरे आज़ाद कश्मीर भर में ये जो ठेका सिस्टम है, और खासकर जो है वो खवातीन हमारी ऐसा करती हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बजाय, मोस्टली हमने देखा है कि जो फ्रेश लड़कियां मैट्रिक या इंटर करती हैं उनको वहाँ छोड़ दिया जाता है, वो 3-4-5 हज़ार रुपये ऊपर। और ये है कि ये ज़ाहिर है अपने पेशे के साथ एक बड़ी बददियानती है। इसकी तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे दोबारा। मैं अतीकुर रहमान साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप ये जो पाछोट के आप चूंकि वहीं से हैं, तो ये जो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का इशू है, आप क्या समझते हैं, आप इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बैका क्षेत्र पाछोट से हूँ। ये स्कूल हमारा
मोहल्ले में है। हम लोग के जो है ना सिर्फ एक आदमी का ये स्कूल नहीं है, ये पूरे मजमूई जो उस साल बैकों के गिरदनवा में है, बहुत सी जगह एर गली के लोग भी वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे थे। सिर्फ बैकों के नहीं, लोगों ने इन्हीं तालीम हासिल की, खेतर के भी, पाछोड़ के भी, सुमलड़ी के भी, बगले के भी, जो ऊपर गेगन के लोग भी वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे थे। लेकिन कुछ बोल सकते हैं इसको पर्सनल लेकर, या कुछ जलजले के बाद जो परेशानी हुई, तो वो पूरी दुनिया को पता है, आपको भी और हर आदमी जानता है कि परेशानी की वजह से उसको जब तब्दील किया गया तो बगैर किसी वजह से, यानी कोई पेपर नहीं है, ये तौसीफ भाई ने बता भी दिया है। लेकिन ये कानून तो तक ये बात पहुंचनी चाहिए, उन्हें मालूम भी होना चाहिए कि कोई भी सरकारी चीज वजीर आजम भी अकेला ऐसे साइन नहीं नाम उसका चेंज कर सकता है। ये बैग पाछोड़ के नाम पे है, और जो सैलरी टीचर ले रही हैं वो बैग गेगन के नाम पे ले रही है। बैग गेगन का तो वजूद ही नहीं है, बैग गेगन स्कूल का वजूद ही नहीं है। तो फिर क्यों इसको जो है ना एक प्रोपेगेंडे के तहत, या एक सोची समझी मंसूबे के तहत, या क्यों इसको बर्बाद किया जा रहा है? जो बच्चे वहाँ पे इस टाइम स्कूल में मौजूद हैं, उनका क्या कसूर है? उन बच्चों का क्या कसूर है जो अभी छोटे हैं? अभी बड़े ठीक है, उनकी आपस में रंजिशें हो सकती हैं, कुछ हो सकता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनकी, हम लोगों में क्या ऐसी बात है कि हम उन लोगों का कैरियर मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं? क्या वो बैकों से लेके दातोड़ में अगर पैदल जाएंगे तो सोच लें, अब गाड़ियां तो रोडें इतनी पक्की है नहीं, वो तो आपके सामने है। लेकिन वही हम लोग सुन रहे हैं कि जो अभी पार्टी आई है तहरीक इंसाफ, क्या वो ये इंसाफ करेगी या नहीं? इस बात पे भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस मामले को देखेगी या नहीं, कि जो स्कूल बगैर किसी वजह के नाम चेंज किया गया, क्यों किया गया, और जो टीचर घर में बैठ के सैलरी ले रही हैं। और ये तकरीबन 5 माह पहले मैं इधर रहा हूँ, तो हम लोग डीडीएस साहिबा के पास भी गए, जिस पे जो इतराज हुआ, केस भी चल रहा है, केस भी उन लोगों ने किया हुआ है जिसमें कोई भी जो है ना, बोल सकते हैं वो पेपर आपके सामने आ जाएंगे, आप देख रहे हैं उनमें क्या है क्या नहीं है, हकीकत कुछ भी नहीं है। डीडीएस साहिबा के सामने जब गए तो उन्होंने कहा कि आप लोग वहां पे चेक करें कि टीचर है या नहीं है, पोस्ट खाली है या नहीं है। वो दूसरे तीसरे दिन उनको क्लियर हो गया कि वहां पे पोस्ट खाली है, और वहां पे जो टीचर थी उसने स्टे लिया हुआ था, कह रही थी मैंने नहीं जाना, सैलरी वो संगाला पटोला से ले रही थी, और आखिर आकर उसका फिर उधर दोबारा स्टे खत्म करके उधर छोड़ा गया। क्या जब टीडीएस साहिबा ने कहा था कि ये बैकर स्कूल की टीचर है और बैकर स्कूल में आएगी, तो क्या वो बैकर गेंगन में क्यों गई और उसकी सैलरी बैकर गेंगन से क्यों ली जा रही? और उसके बदले में जो एनटीएस की जो टीचर नहीं भर्ती हुई थी, मैडम साहिबा ने ये कहा था कि वो टीचर जो नहीं आएगी वो उस स्कूल में आएगी। लेकिन जब उसके पेपर मुजफ्फराबाद में पहुंचे तो मुजफ्फराबाद में जो खुशनूद साहब है, 1 महीना तक किसी को पता नहीं होगा, एक अक्सरियत में लोगों को नहीं पता, खुशनूद साहब ने 1 महीना तक वो फाइल को आगे पीछे करते रहे। कभी जिस आदमी का जो गया था, जिसकी बेटी थी, कभी उसको बोलते हैं कल आओ, आज सेक्रेटरी तालीम साहब नहीं है, आज वो नहीं है, ये नहीं है। 1 महीने के बाद बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन साहब ने मना कर दिया है कि अभी किसी का जो है ना तकर्री नहीं हो सकती है, और ये हो गया वो हो गया। तो इस प्रोपेगेंडे के तहत ये जाके, अगर वो इस पर खुशनूद साहब अगर ऐसा नहीं करते तो कम अज कम हमारे बैकन स्कूल में टीचर डीडीएस साहिबा की जुबान के मुताबिक, उनके वादे के मुताबिक वहां पे टीचर होती। लेकिन वो खुशनूद साहब की किसी क्या मजबूरी थी, क्या वो जो नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी के गुलाम बन के कर रहे हैं, या वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपने पैसे अपने हलाल करके खानों के बजाय वो हराम करके क्यों खा रहे हैं? इस बारे में थोड़ा सा जो है ना, अगर खुशनूद साहब तक ये बात पहुंचेगी तो उन्हें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कम अज कम तालीम जो है ना, अगर तालीम के मामले में आप ऐसा कर रहे हैं तो बाकी मामले में क्या होगा? तालीम जो हमारा बुनियाद है, हम तालीम से हमें तरबियत हासिल होती है, क्या सही है क्या गलत है, तालीम होगी तो हमें पता चलेगा। उसी को खुशनूद साहब ने जो है ना ऐसा करके हमारे बच्चों का, जो 30 बच्चे हैं, एईओ साहिबा और डीडीओ साहिबा के कहने पे जो कुछ हम लोगों ने स्कूल की तरतीब की, स्कूल बनाया, सब कुछ किया अपनी मदद आपके तहत, फिर उसको खुशनूद साहब ने खास कर, और हमारे जो लोग हैं जो अभी बहुत कुछ से बोलने को तो दिल करता है, लेकिन बात जो बातें जो है ना, तो ये सियासत की नजर क्यों हुआ? इन 30 बच्चों का क्या क्या गलती थी इन 30 बच्चों की? उस बारे में ये आला हुकाम तक रहमान साहब,
ठीक है रहमान साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। जिस तरह आपने मेंशन किया अपनी गुफ्तगू के अंदर कि जो हमारा मजमूई तौर पे ये निज़ाम है, एक तो ज़ाहिर है ये जो सियासी हमारी जो आपस की चपकें हैं उसको हम जो है वो तालीम के अंदर और फिर पूरे इस तालीमी निज़ाम को सियासत की नज़र हम क्यों करते हैं, और वो ठेकेदारी सिस्टम मजमूई खत्म तौर होना चाहिए, ठेकेदारी सिस्टम। जी जी, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। मैं काशिफ इनकलाबी साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा अपना पहला सवाल लेके कि वहाँ जो पासपोर्ट के मसाइल हैं और फिर बुनियादी जो चूँकि किसी भी माशरे या कौम का बुनियादी अलमिया या मसला यही है कि वहाँ जो है वो तालीम के लिए मुश्किलात पैदा हों। ज़ाहिर है अगर तालीम नहीं होगी तो आप किसी भी माशरे को तरक्की करता नहीं देख सकते हैं किसी भी एतबार से। तो क्या समझते हैं आप किस तरह से इन तमाम मसाइल के ऊपर जो है वो डिस्क्राइब करेंगे? जी, सबसे पहले आपका तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने इस बात को हाईलाइट किया, और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। असल बात यह है कि सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, भाई तौसीफ साहब ने और अतीकुर रहमान साहब ने तफसील से आपके साथ बात कर दी है, तो मैं भी वहां से हिस्ट्री शुरू करूंगा जहाँ जी काशिफ भाई, मेरे ख्याल से आपके पास कोई नेटवर्क का इशू है, हमें आपकी सही आवाज नहीं आ रही है। जी काशिफ भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी काशिफ इनकलाबी साहब के पास गालिबन इंटरनेट का मसला है, वो हमें दोबारा से जान करेंगे, हम उनसे उनका मौक़िफ़ लेंगे। सरदार तौसीफ साहब, मैं आपके पास जो सवाल छोड़ के गया था ठेका सिस्टम के हवाले से, मजमूई तौर पे पूरे आज़ाद कश्मीर में ये चलता है और फिर ख़ासकर जो है हमारे गाँव के जो स्कूल होते हैं वहाँ पे ये जो तरीक़ाकार राइज है ठेका सिस्टम के हवाले से। और दूसरा ये जो बच्चों की जो है वो सारे इस कैरियर को सियासी और सियासत ज़दा करना, क्या समझते हैं आप? इस पे क्या अपना मौक़िफ़ रखते हैं? सर बात यह है कि हमारे इन छोटे बच्चों का, हमारे क्या कहीं भी हों, मेरे ख्याल से वो किसी भी तालीमी इदारे में हों, मेरे ख्याल से उन बच्चों का कसूर सिर्फ इतना है कि वो उस स्कूल के बच्चे हैं। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा उनका और कोई कसूर नहीं है कि जिनके वालिदैन जी जिनके वालिदैन अपने बच्चों को इस बुनियाद पर छोड़ते हैं सरकारी स्कूलों में कि वो लोग प्राइवेट स्कूलों की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरा देखें कि हमारे इलाके में जिस तरह गुर्बत है और बैकवर्ड इलाके हैं, ना तामीर और तरक्की है, ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मामला है, तो वो बच्चे इतने दूर, जो अगर एक 6-7 साल का बच्चा है वो आप मुझे बताएंगे 8-10 किलोमीटर अगर वो चल के जाता है तो उस बेचारे की जाना और आना वो किस पोजीशन पे होगा उस टाइम। तो लोग यही सोचते हैं कि अगर हमारे इर्द गिर्द में सरकारी इदारा है तो हम अपने बच्चों को कम अखराजात में हम बेहतरीन तालीम दिलवाने के लिए जो है वो पुरुमीद होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारा यहाँ जो एक किस्म का आप कह सकते हैं माफिया सिस्टम जो ना राइज हो चुका है कि कुछ लोग अपने ज़ाती फ़ायदे को देखकर दूसरों के मुस्तकबिल जो है ना वो दाव पे लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेहिसी हमारे माशरे में जो है ना इसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। तो अगर एक असाज़ा अपनी जिम्मेदारियां पूरी सरअंजाम नहीं दे सकते तो मेरे ख्याल से उन लोगों को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी भी तालीमी इदारे के नाम पे वो तनख्वाह लें और जो है ना वो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलें और उनको तारीकी में डालें। मेरे ख्याल से जो है ना ये हमारे लिए बायस शर्मिंदगी है कि जो ना हमारे यहाँ हमारे इदारों में ये सिस्टम राइज है। और ये आज से नहीं है, ये अरसा दराज से राइज है। जब भी हम सुनते आए हैं, हम छोटे होते थे तब भी हम यही सुनते होते थे कि ठेका सिस्टम चलता है, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो दूसरी चीज ये कि कुछ लोग ये जो ना जाती फायदे के लिए, अब हम जो हमारा जो स्कूल था 1972 में जहाँ पे तालीम सरगर्मियाँ जारी थी 72 से,
तो आज इधर तालीमी सरगर्मियां जा रही हैं, वो हम आप कह सकते हैं कि हम एक बरादरी है। हमारा जो डिस्टेंस है इलाके का तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहाँ पे स्कूल शिफ्ट हुआ हुआ है। जी जी, वो हमारी एक बरादरी थी, हम आपस में एक लोग थे। लेकिन आपको पता है कि हर माशरे में कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर होते हैं कि जिनको शायद जो है ना कुछ लोगों के घरों के तलकात, कुछ बरादरीज़म, मेरे ख्याल से वो उनको बात ही नहीं है। वो इस बुनियाद पर जो है ना वो आगे जाके जो है ना अपने मफाद के लिए 2 खानदानों, 2 कबीलों, 2 बरादरियों के दरमियान, एक बरादरी के दरमियान, दोनों भाइयों के दरमियान आपस में इस तरह के प्रोपेगेंडे करवा के वो मेरे ख्याल से एक लड़ाई की फिजा कायम करते हैं। तो होता उनको कुछ नहीं है। जो लोग होते हैं बरादरी में, लोग आपस में उलझ रहे होते हैं, लेकिन फायदा जो है ना वो लोग दूसरे उठा रहे होते हैं। आज भी मैं उन लोगों को यही पैगाम दे रहा होता हूँ कि उनको कहता भी हूँ कि भाई बात सुनो, अपने हक को पहचानो। आपका अगर मसला ये स्कूल का मसला है तो हम आपका भरपूर तावन करेंगे। आप सिर्फ स्कूल के लिए, ये जो लोग आज वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे घर में जो है ना पैसे तनहा आ रही है, हमारे घर की असाजा है, दोनों हमारे घर की असाजा हैं, कोई रावलाकोट बैठा हुआ है, कोई इस्लामाबाद बैठी हुई है, कोई जो है ना अपने अपने मामला चला रहे हैं। लेकिन उनको क्या है, उनको अकाउंट में तनख्वाह वगैरह जारी होती है, उनको तनख्वाह मिलती है, उनको घर बैठे उनको क्या मुश्किलात है, मेरे ख्याल से कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमने उन लोगों को कहा भी है कि अगर आप लोगों को स्कूल की आपकी रिक्वायरमेंट है तो सर आप आगे चलें, हम आपके साथ, अगर आप 2 कदम चलेंगे हम आपसे के साथ 5 कदम चलने को तैयार हैं। लेकिन ये तो नहीं कि जो है ना अगर मेरा हक है तो आप मेरा हक लेके किसी को दूसरे को दें। तो मेरे ख्याल से एक कमजोर से कमजोर तरीन बंदा भी होगा तो वो मेरे ख्याल से इस पे जो है ना एग्री नहीं करेगा, उस रिएक्ट करेगा उस पे। जी जी, सरदार तौसीफ साहब, मेरे ख्याल से आप चूंकि इससे पहले अतीक रहमान साहब और काशिफ इनकलाबी साहब के पास भी कोई इंटरनेट का इशू है। आपकी अभी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी, जारी रखिए। अच्छा, कमरान साहब मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं, और वहां आप देखें कि जो स्कूल है जिधर आर्जी तौर पर अभी स्कूल शिफ्ट किया गया है, और वो स्कूल क्या है, अब उसका जो सरकारी रिकॉर्ड में जो उसका नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बेका पाछोड़ के नाम से है। लेकिन उन असाजा ने क्या किया कि उस स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बेका गैगन पाछोट, हालांकि गैगन पाछोट रिकॉर्ड में है ही नहीं। और ये जो इस वक्त मौजूदा जो है ना हमारी होती थी AEO DO साहिबा, तो उन्होंने अपना एक तबसरा भी लिख के जारी किया था कि अदालत को ना, अभी ये केस अदालत में उन्होंने स्टे लिया हुआ है और इस बिना पे 3 महीने। मैं यही बात आपसे जानना चाह रहा था। यही मेरा अगला क्वेश्चन था कि क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ा महकमा है आज़ाद कश्मीर हुकूमत का, वो महकमा तालीम है और एक पूरा प्रॉपर सेटअप है। वहाँ AEO है, DO है, DDO है और मुख्तलिफ जो है वो सतह के ऑफिसरान हैं जिनकी ये सारी जिम्मेदारियां हैं, और एक पूरा नेटवर्क है आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास एजुकेशन के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं इस, चूंकि अभी काशिफ इनकलाबी साहब ने हमें जान किया, मैं इनसे पूछ लूँ उसके बाद मैं आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि इस सारे जो है वो किरदार में आज़ाद कश्मीर का जो महकमा तालीम है उसका क्या किरदार रहा है। मैं काशिफ इनकलाबी साहब, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अगर आप उस हवाले से मजीद कुछ कहना चाहें, और उसके साथ साथ ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर और बिलखुसूस ये हमारे देही इलाके के अंदर ये जो ठेका सिस्टम है एजुकेशन के हवाले से, आप क्या देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं और इसके खात्मे के लिए क्या करना चाहिए? जी काशिफ इनकलाबी साहब, आप मुझे सुन पा? हेलो जी सर, आवाज आ रही है मेरी?
जी, अपने नाजरीन से बहुत माजरत, गालिबन इंटरनेट इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। जी काशिफ इनकलाबी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, मेरा मेरा सवाल ये था काशिफ इनकलाबी साहब के, एक तो आप बुनियादी मसाइल के हवाले से अगर आप बात करना चाहें, और फिर साथ साथ ये जो तालीमी निज़ाम में ये जो राज ठेका सिस्टम है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर आवाज आ रही है? जी जी, जारी रखिए, आपकी आवाज़ आ रही है। सर सबसे पहले तो मैं यह बात करते चलूं कि जब तक आदमी हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात ना करे तो फिर उस चीज का मजा नहीं है। यहाँ पे असल तल्लुक वास्ता सियासी बुनियादों पर, या किसी की रिश्तेदारी आ गई, या कोई सियासी पावर में है, या कुछ दूसरा मसाइल है, या किसी की शादी हो गई, या कोई कहीं किसी जगह पे शिफ्ट हो गया है, वहां से कोई आ नहीं सकता, वहां से होके वो किसी ने टीचर रखी हुई है 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारी इदारों में आप देखें कि एक प्राइवेट इदारा जहाँ पे चल रहा है, एक प्राइवेट सेक्टर में आप देखें कि एक टीचर 5,000 लेके वो पूरा टाइम भी दे रही है और पढ़ा भी रहे हैं। अगर स्कूल में इनके छुट्टियां भी हो जाती हैं तो फिर वहां पे सैलरी नहीं उनको मिलती। हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट इदारों में ये सिस्टम है कि आप स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे, आपको सैलरी पे मिलती है। पे भी कितनी मिलती है आपको इसका मालूम है? 30, 35, 40 हजार कम से कम एक गवर्नमेंट टीचर की सैलरी स्टार्ट हो रही। ये गवर्नमेंट की सैलरी कहाँ से जा रही है? ये आवाम के टैक्स के पैसों से जा रही है। मैं आपको इसी स्कूल के हवाले से, जो जिस स्कूल का ये मामला चल रहा है आपके सामने, 1972 में ये इदारा कायम हुआ। सरदार अब्दुल कयूम खान उस टाइम के सदर आजाद कश्मीर थे। सयाफ खालिद साहब की मरहूम मिन्नत, सरदार मुनसुफ खान, सरदार लुकमान कानी मरहूम, सखावत खान मरहूम, सदीक खान मरहूम, हलीम खान मरहूम, और रहीम साहब महल वाले, अजीम साहब महल वाले, शीद साहब महल वाले, लतीफ साहब महल वाले, इन लोगों ने एक तहरीक चलाई थी। जब ये एक प्राइवेट इदारा था तो इन लोगों ने मुजफ्फराबाद जाके इस मामले को उठाया था। वहां से इन्होंने रिक्वेस्ट करके सरदार मुनसुफ खान और इस अवाम इलाका ने मिलकर, हालांकि जिस बिलादरी ने, जिस अवाम इलाका ने वो इस स्कूल के लिए अभी केस उठाया हुआ है, वहाँ के सादुक साहब मरहूम, हाजी सादुक साहब मरहूम, वो भी इस स्कूल में, इस तहरीक में शामिल थे। आज कुछ शेरपसंद अनासर जो हैं इस इदारे को लेकर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं अदालत में उन्होंने पटिशन दायर की हुई है, हालांकि वो देखें आपको सरासर गलत है। क्यों? मैं उनकी पटिशन की, मेरे साथ डॉक्यूमेंट्स उनके पूरे पड़े हुए हैं, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स चेक करें, कोई उन्होंने 10 डॉक्यूमेंट्स पे साइन तो उन्होंने किए हुए हैं, लेकिन आप एक साइन भी उनका आपस में मिला नहीं सकते। लेकिन ये जो पिटीशन दायर है अदालत में, ये किस बुनियाद पे है? ये अदारे को खत्म करने के हवाले से है, या अदारे को जगह तब्दील करने के हवाले से, किस हवाले से ये पिटीशन? सर ये उन्होंने पटिशन दायर की हुई है। दरअसल आप इसकी पटिशन की नोयत चेक करें कि गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बैका गेगन को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। हकाइक से बरक्स चीज आपको नजर आ रही है कि गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बैका पाछोड़ के नाम से इदारा है, ना ये खेतर के नाम पे है, ना ये गेगन के, ये बैका के नाम पे है। हालांकि उन्होंने इस देखें नीचे ये साइन, मैडम जो है मैडम फरजाना, उन्होंने ये स्टैंप लगाई हुई है गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बैका, और हालांकि आप ऊपर देखें कि गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बैका गेगन लिखा हुआ नीचे उनके साइन। और तहरीक भी उन्होंने जो चलाई हुई है, जो केस उन्होंने पटिशन दायर की हुई है, उसमें भी बैका अवाम इलाका बैका का उन्होंने भरपूर नाम लिखा हुआ है, हालांकि बैका का कोई आदमी इस चीज में शामिल नहीं है। जी ये हकायक से बरक्स। अभी केस हाई कोर्ट में जाएगा, तारीख होगी, जब जज साहब के सामने बयानात होंगे, तब वहां पे एक चीज क्लियरेंस होगी। ये आज जो कायदा पढ़ने वाला बच्चा, उसको भी मालूम है। और ये जो टीचर, माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, मिसेस ताहिर सुल्तान साहब और मैडम फरजाना, उनकी भाभी है मेरे ख्याल में, अरसा 13 साल से मैडम फरजाना इस पोस्ट पे बैठी हुई हैं। इस पोस्ट पे उनकी कर रही हुई थी सर, मैं आपको बताऊं, 1/6/2009 को
अच्छा, 2009 से वहां पे उनकी तकर्री हुई है। 1/6/2009 को उनके यहाँ पे उनका तबादला हुआ था। उसके बाद आप देखें 2004 से 2009 तक एक टीचर यूनियन काउंसिल टाई की थी, वो उन्होंने एक दिन भी हाजिरी नहीं दी। ठीक है जी। उनका नाम था फौजिया यूनुस, मोहतरमा फौजिया यूनुस। तो 2004 से लेके 2009 तक उन्होंने हाजिरी नहीं दी। अब मैं अलग का कुछ जिन्होंने शेर पसंद से जो कह रहे हैं कि आप लोगों ने स्कूल बंद किया हुआ था, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कैसे बंद किया हुआ था। ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट को इस चीज पे स्टैंड लेना चाहिए था। आप अदालत जाते, उस टाइम आप अदालत में नहीं गए, उस टाइम तो आपने इदारा उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट करना मुनासिब समझा। आप दिल्ली का लेकिन अगर दरवाजा। अगर लेकिन एक सवाल यहाँ पे और भी है कि अगर आपने उनका ये ऑब्जेक्शन था कि ये स्कूल बंद था या वो स्कूल में हाजिर नहीं हो सकी हैं, तो क्या वो इस सारे अरसे की अपनी जो तनख्वाह है या दूसरे उस मुद में जो गवर्नमेंट से लिया है, क्या वो वापस गवर्नमेंट को करने के लिए तैयार हैं? वो क्या उन्हें करना सर चाहिए? क्या क्या इखलाकी सूरत हाल, आप क्या समझते हैं? मैं ये बरमला और ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि मैं तो फिल वक्त यूएई में बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये सैलरी इनको वापस रिटर्न करनी पड़ेगी। जो इस इदारे का नाम ही नहीं है, उस इदारे के नाम पे इन्होंने सैलरी ली है, ऐसे इदारे के नाम पे ये आ ही नहीं रहे। ये तो मैं पिटीशन दायर करूंगा हाई कोर्ट में। जी जी जी, ये बिल्कुल ऐसा ऐसा ही होना चाहिए। ये 2009 से लेके 2022 आज ये मैडम ने पूरा सैलरी ली हुई है सर। मैं आपको बताता चलूं साथ में, ये 13 साल 6 महीने और 27 दिन ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। 1/9/2009 से लेके यहाँ तक आप चलें, आज 27/2/2022 चल रहा है। इन्होंने सैलरी ली हुई है और किस बेस पे ली हुई है? गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बैक का गेगन पाछोड़, हालांकि वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं। जहां तक बात की बात है, मैं 2021 में जब पाकिस्तान में गया, मैंने बिलादरी अवाम इलाका को एक प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने मिल के एक प्लेटफॉर्म पे आए आपस में। यह हमारा जाति नहीं था, ये हमारी जाति। मैं एईओ साहिबा को मैंने फोन किया, मैंने कहा मैडम इस तरह हमारा ये प्रोग्राम बन रहा है कि हम स्कूल को दोबारा अपनी जगह पे बहाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा वेल एंड गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर हम वहां से ही मीटिंग हमने क्लोज की, अब मैं इलाका की राय ली, एक एक आदमी से साइन भी लिए। फिर वहां से हम मैडम के घर पे गए। ठीक है, मैडम के घर पे जाके हमने उनको एक दरख्वास्त दी। उन्होंने कहा ठीक है आप स्कूल बहाल करें, इस इदारे को वापस अपनी जगह पे बहाल करें। हमने गवर्नमेंट ने वहां पे क्या दिया हुआ था? गवर्नमेंट के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीचरें आया थी सन 1972 से लेके। स्कूल की लकड़ी कहाँ से आई है, स्कूल की पत्थर कहाँ से आए हुए हैं, किसने कहाँ से लाया हुआ है, ये सब लोग अवाम का हर चीज को मालूम है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस हजारों इदारे ऐसे बंजर पड़े होंगे कि जहाँ पे आज भी एक बंगोई के स्कूल का एक जिक्र चल रहा था एक जगह पे, वहां पे भी बच्चे बाहर धूप में बैठे हुए हैं, कोई बिल्डिंग नहीं है। होसगला में आप पोजीशन देखें, एक होसगला का स्कूल है, उसकी आप पोजीशन देखें, एक सुंबलबड़ी में स्कूल देखें। अच्छा दूसरी बात ये जिस स्कूल का आप इशू चल रहा है, जिस जगह पे ये शिफ्ट है, मस्जिद की बेसमेंट में अगर शिफ्ट है, वहां पे कुछ 100 मीटर के फासले पे राजा नसीम साहब एक प्राइवेट इदारा बना के बैठे हुए हैं। मजे की बात बताऊं, 5वीं से उठाते हैं बच्चे को, 6ठी में वहां पे बैठा देते हैं। एक घर में एक इदारा उन्होंने बनाया हुआ है। दूसरी बात ये है कि वहां से कुछ एक चंद एक आधा किलोमीटर भी रास्ता नहीं है कि एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हाई स्कूल मौजूद है। सॉरी, गवर्नमेंट हाई स्कूल बगले मौजूद है। उसी के जी साथ गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल सुमलबाड़ी मौजूद है ऑलरेडी। उसी के साथ एक राइट साइड पे आप देखें, लेफ्ट साइड पे बटामोड़ा में 2 स्कूल मौजूद है, गर्ल्स हाई स्कूल भी मौजूद है, प्राइमरी नंबल में एक प्राइवेट इदारा मौजूद है। हालांकि हमारा जो बेल्ट लग रहा है कोई 70-80 गैरेज के साथ लग रहे हैं, वहां पे कोई इदारा मौजूद नहीं है। एक वक्त था कि जब टोपी एडगली और गेगन बगले गेगन सुमलड़ी से लोग आगे इस इदारे में पढ़ते थे। मेरा ये सवाल है कि क्या 1 किलोमीटर के अंदर अंदर 4 इदारे कायम हो सकते हैं गवर्नमेंट के? और उसके साथ साथ प्राइवेट तो कभी नहीं हो सकता है। प्राइवेट जहाँ गवर्नमेंट का इदारा हो, वहाँ कम से कम 3 किलोमीटर के अंदर
जो है वो प्राइवेट इदारा आप कायम नहीं कर सकते हैं। तो मैं इस पे दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। मैं तौसीफ तबस्सुम साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के गया था कि ये जो सारी सूरत हाल आपने और काशिफ इनकलाबी साहब ने बड़ी तफसील के साथ ये बयान किया है, तो ये जो महकमा तालीम है इसमें इसका क्या किरदार रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर मेरे ख्याल से तो हम अगर कम्प्लीटली इसको इंडोर्स करें कि ये तो महकमा तालीम की जिम्मेदारी थी, जिसमें तो वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आई है और नाकाम हुई है। तो मौजूदा गवर्नमेंट भी मेरे ख्याल से अभी कुछ इनिशिएटिव ले रही है कि ये जो तालीमी इदारे हैं इनमें कोई जो बेहतरी लाई जाए, कोई प्रॉपर एक चैनल चलाया जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं 2009 से ऑनवर्ड, तो ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जो महकमा तालीम है वही नाकाम हुआ है कि जिसने इन मासूम बच्चों को जो है ना तालीम से दूर रखा और अंधेरे में रखने की कोशिश की। अब देखें जो काम महकमा तालीम का था कि वो यहाँ स्कूल ये जगह बिल्डिंग तामीर करे, तो महकमा तालीम तो आए बाएं शाएं करती रही और प्रॉपर मेरे ख्याल से उसके 5-6 दफा उसका प्रॉपर सर्वे भी हो चुका हुआ था कि हमने बिल्डिंग बनानी है और बिल्डिंग के लिए मौजूद जगह वही है जहां पे ओरिजिनल इदारे की जगह थी। उन लोगों ने वो जगह भी दिखाई जहां पे आर्जी तौर पर शिफ्ट हुआ हुआ है स्कूल, लेकिन उन्होंने कहा कि मौजू बेहतरीन जगह वही है जहां पे स्कूल चल रहा है। जी, ये महकमा तालीम ने कहा है। महकमा तालीम उस टाइम की एक एनजीओ थी, उस एनजीओ का नाम था मेरे ख्याल से इस्लामिक बैंक उस टाइम था, एक वो एक्टिव हुआ था जो बिल्डिंग वगैरह तामीर करते थे। वो महकमा तालीम के थ्रू ही वो तामीर करते हैं मेरे ख्याल से, वो डायरेक्ट तो वो इनिशिएटिव ले ही नहीं सकते। जी जी बिल्कुल। तो और ये बिल्डिंग हम लोगों ने तकरीबन 7 से 8 लाख रुपया लगा के हमने एक सरकारी इदारे की बिल्डिंग एईओ साहिबा और डीओ साहिबा की हदायत के ऊपर उन्होंने कहा कि अगर आपके पास बिल्डिंग नहीं है तो आप बिल्डिंग बनाएं, 2 कमरे बनाएं, 7 अटैच वॉशरूम बनाएं। ये एईओ साहिबा और डीओ साहिबा की हदायत थी, एईओ हल्का 5 और डीओ जिला पुंछ। जी, अगर मैं उनकी यहाँ पे अगर तारीफ ना करूं तो मेरे ख्याल से ये उनके साथ ज्यादती होगी है। वो इंतहाई काबिल और मेरिट पे बात करने वाली ये 2 हमारी जो है ना मेरे ख्याल से जिंदगी में मैंने पहली दफा ऐसे इदारे में ऐसे लोग देखे जो हमेशा मेरिट की बात करते हैं और हक की बात करते हैं, और उन्होंने पीछे नहीं हटा। बेशक उन लोगों के एईओ साहब के साथ तलकात थे जिन्होंने ये मसला सारा इशू बनाया हुआ है और आपस में एक बहुत करीबी रिश्ता है उनका, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारा साथ दिया। क्यों कि हम हक पर थे और हम राइट बात कर रहे थे, हमने जाती मफाद को कभी तरजीह नहीं दी। जी, हमने तौसीफ भाई बहुत शुक्रिया, आपने बात की कि महकमे ने जो है वो किसी हद तक ये है कि आप मेरिट का साथ दिया, आपका साथ दिया। अतीक रहमान भाई आप मेरे साथ मौजूद हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अतीक रहमान साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, शायद उनको आवाज नहीं आ रही है। मैं उनसे भी इसी हवाले से जानना चाह रहा था। तो मैं काशिफ इनकलाबी साहब, बुनियादी तौर पे मेरा भी चूंकि ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के ही एक गांव से है और ये सारे मसाइल वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हमारा जो तर्ज सियासत है, आपने डेवलप्ड कंट्रीज देखी हैं, आप दुबई के अंदर बैठे हैं, यूरोप के अंदर रहने वाले लोग हैं, ये जो हमारा तर्ज सियासत है कि हम सियासत को, और बिलखुसूस आपके हल्के की तो ज़ाहिर आज़ाद कश्मीर के अंदर देखें, सगीर चुगताई साहब बिलाशुबा एक बड़ा नाम थे और अल्लाह ताला उनको गनी का रहमत फरमाए। आमीन। उस इंसिडेंट के बाद क्या वजह है कि ये तो पूरे आज़ाद कश्मीर का एक ज़ाहिर एक सिनेरियो है और इशू है, इसको ज़ाहिर हम अलग से इस पे बहस करेंगे कि हमारे माशरे से जो आम लोग हैं वो क़यादत के लिए क्यों नहीं चुने जाते हैं। ऐसी क्या वजह है कि जो है वो एक ही ख़ानदान मुख्तलिफ, मैं पूरे हल्कों के अंदर अगर आप देख लें तो मैं इस दफ़ा जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, ऐसे 4 से 5 मेंबरान असम्बली हैं जो कोई अपने भाई की जगह आया है, कोई अपने बाप की जगह आया है, कोई अपने खावंद की जगह आया है, उसमें एक शाहिदा सगीर साहबा मौजूद है।
तो हमारा ये जो तर्ज सियासत है कि हम एक ही खानदान को जोलियां भर भर के वोट देते हैं, और फिर हमारा जो सियासी निज़ाम है इसी के जो है वो ज़ेर निगी हमारा तालीमी निज़ाम भी है, हमारा अदलिया भी है, हमारी हर चीज़ जो है वो इसी के गिर्द सर्कुलेट करती है। और बिलखुसूस ये जो तालीम के अंदर और महकमा तालीम के अंदर जो भर्तियां की जाती हैं ये जो है वो सियासी बुनियादों पे होती हैं। अभी एन मुमकिन है कि कुछ मेरिट की बात हो, या इससे पहले भी चूंकि फारूक हैदर गवर्नमेंट ने एनटीएस लाया दूसरा तीसरा, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो एडाकिज्म छोड़ के गए थे, ये सारा ज़रा डिमेरिटिंग ही है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या आवाम को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि जिन लोगों को हम वोट देते हैं अगर उसका वो सारे मुंसलिक हैं इन सारे महकमा जात से, और बिलखुसूस तालीम उसकी बुनियाद, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि तालीम ही वो कड़ी है, वो बुनियादी चीज़ है जो किसी माशरे के अंदर इनकलाब और चेंज ला सकती है। आप क्या समझते हैं कि जब हम वोट कास्ट करते हैं, जब हम वोट देते हैं, तो क्या हमारे माशरे में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं? अगर देखी जाती हैं तो फिर इस तरह के लोग जो है वो क्यों खानदानों की बुनियादों पे, बरादरियों की बुनियाद पे ये आगे आके जो है वो हुकूमत करते हैं, और आज तक ये जो सारे हैं नायल रहे हैं, इसलिए कि कोई इनकलाब किसी भी हवाले से, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, ना तालीम के हवाले से, जो रियासत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकी है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और फिर हल्का अवाम को जो आपके आपके पासपोर्ट के हल्के हैं, आप क्या उनको पैगाम देना चाह रहे हैं इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँ कि सगीर साहब एक बहुत अच्छे और नफीस सियासतदान रहे हैं। जो इतना अरसा भी उन्होंने एक सियासत की है एक मेरिट पे, और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने एक सियासत की है। दरअसल बात ये है कि यहाँ पे मफादात की सियासत बहुत ज्यादा है। हमारा कोई लॉन्ग टर्म हमारी सोच नहीं है कि हम एक लॉन्ग टर्म एक सोच को लेके चलें कि इनके हमारा एक महदूद, हमें टूटी मिल गई, पाइपलाइन हमारी आ गई, बस ठीक है, हमारी जरूरियात पूरी होगी। या कोई मेरिट, मेरिट किस चीज का नाम है? मेरिट ये है कि आप एक तालीम, एक डिग्री लेते हैं, उससे आप पास होते हैं। इस तरह आजकल पाकिस्तान में एनटीएस का एक सिस्टम चला हुआ है। बहरहाल वहां पे भी आप देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं कि अडाक मुलाजमीन जो कल उन्होंने एक फैसला दिया है कि अडाक पे जितने भी थे उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। उन्होंने कहा कि इनको मुलाजमीन को कंफर्म नहीं करना है। फिर बात यहाँ पे आती है, बहुत अरसा हो गया है, बाद में एनटीएस के टीचर भी हैं मुजफ्फराबाद में, एक खातून के साथ आपको देखें फर्स्ट पोजीशन भी थी एनटीएस में, मेरिट वहां पे भी पामाल हो गया। उस बच्ची के साथ क्या हो गया वो भी सब लोगों ने, सारी दुनिया ने देखा है कि मुजफ्फराबाद वो कहाँ से कहाँ पे गई, उसके साथ क्या क्या किया गया। दरम्यान में बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो आदमी नहीं बयान कर सकता। सियासत अगर महीनों में की जाए तो वो एक इबादत है। हमारे यहाँ सियासत एक उंगली से उठा के दूसरी पे, दूसरी से उठा के तीसरी पे, मफादात जिसका देखें, कल जो लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे जो कह रहे थे कि हमारा जीना मरना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, जो कह रहे थे कि गाजी मिल्लत से जो गद्दारी करेगा उसका क्या अंजाम, आज वही लोग देखें पीटीआई में बैठे हुए हैं, वही लोग कुछ नून लीग में चले गए हैं। यहाँ पे कोई सियासत, कोई मेरिट सियासत नहीं है, अपने अपने मफादात की बात है। जहाँ पे आपके मफादात मजबूत हैं आप जी बिस्मिल्लाह लब्बैक कह दें, वहां पे यहाँ आपके पैसा कमरान साहब मैं बात काट रहा हूँ। कमरान साहब बात यह है कि सियासत, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ तो आसिफ भाई मैं यही सवाल लेके आपके पास भी आऊंगा, काशिफ भाई को कंप्लीट करने दे अपनी बात। आप पासपोर्ट की बात आप कह रहे हैं, पासपोर्ट में एक प्लेटफॉर्म पे लोगों को होना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल भी आपके सामने है, हल्का वाइज की आपके पास सामने है, यूनियन काउंसिल के हिसाब से आपके साथ सामने है पोजीशन। कुछ दिन पहले मैं देख रहा था डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं हल्का का विजिट करने के लिए। उन्होंने क्या किया, दातोड़ एक जगह है हमारे इलाके में, वहां से होकर उन्होंने दौरा किया सब नंबल की तरफ। अगर दूरबीन होती तो मैं ये कहता कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, दूरबीन से होके भी वो देख लेते कि यूनिट काउंसिल पासपोर्ट की तकसीम कैसे की जाती है या वार्ड वाइज कैसे किया जाता है। दरअसल वहां पे सिस्टम कोई नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है वहां पे। असल बात यह है कि जब तक मफादात, आपके मफादात को बालातर नहीं रखते, एक प्लेटफॉर्म हक और सच की बात, ये इसके लिए दिल चाहिए होता है। नफा नुकसान तो बात की बात है, आप हर दफा नफा नुकसान नहीं देखें, यहाँ पे आप देखें कि आप हकायक पे हैं या नहीं। आपको लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, आपके साथ लोग स्टैंड भी लेंगे। जब तक आप यहाँ पे, मैं कहता हूँ आजाद कश्मीर क्या पूरे पाकिस्तान में भी मेरिट
कुछ नहीं है। इमरान खान साहब आए, मेरिट की वो बात करते रहे, जब अपोजिशन में रहे उन्होंने कहा जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आज पोजीशन देखें, कोई मेरिट नहीं है कहीं पे। जी, ऐसा ऐसा ही है। लेकिन लेकिन काशिफ इनकलाबी साहब, जरा उससे पहले आवाम को अपना मेरिट सेट करना पड़ेगा। आवाम को जो अपना तरीका इंतखाब है वो बदलना पड़ेगा, या जो अवामी तरजीहात हैं उनको बदलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। मैं अतीक रहमान साहब, चूंकि आपके पास इंटरनेट का भी इशू है, मैं आपसे यही सवाल जानना चाहूंगा। आप हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं। आप बताइए कि ये जो डिमेरिटिंग है, इसके पीछे ये जो सारा सियासी अमल है, तो क्या कहीं ना कहीं हम उसके कसूरवार नहीं है बायसियत आवाम? क्योंकि आपने आपने ये बात की थी कि बस तहरीक ये तो इंसाफ अभी आई है और एन मुमकिन है, लेकिन जाहिर है ये जो तहरीक इंसाफ में अभी लोग आए हैं, ये तो चेहरों की तब्दीली है, किसी निज़ाम की तब्दीली नहीं है। क्योंकि काशिफ साहब ने ये बात की है कि यही लोग पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहे हैं, फिर दूसरी तीसरी जमातों से होते हुए जहाँ इनको ये लगता है कि अभी जो है इक़्तिदार आने वाला है, तो ये वहां जंप कर जाते हैं। तो इसमें तो ज़रा किसी निज़ाम तो वही है। क्या हाल है, सिर्फ चेहरे बदलते रहे हैं। तो क्या ये आवाम 70 सालों से धोखा खा रही है, और ये कब तक खाती रहेगी? क्या हम बायसियत आवाम कसूरवार हैं या नहीं? आवाम उस वक्त तक धोखा खाते रहेगी जब तक इसमें शऊर नहीं आएगा। ये वही चेहरे हैं जो कल बोलते थे कि हम ये कफन के, ये जो हमारा परचम है, इसमें हम जो हम ये हमारा कफन होगा। वो आज किधर हैं, कौन सी जगह में बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए वहां से छुपे हुए हैं? ये जो खासकर जो होते हैं ना स्कीम फोर, वो लोग इसलिए भागते हैं कि उनको खतरा होता है कि ये तो कंफर्म होता है, आपको भी शायद आइडिया होगा कि पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत होगी कश्मीर में उसी की हुकूमत आएगी। और ये लोग उसी पार्टी में भाग के चले जाते हैं कि इनको आगे जो है ना, इनकी जो स्कीमें वगैरह छुपी होती हैं, जो इन्होंने खाई होती हैं, पेपर वर्क में होती हैं, जमीन पे नहीं होती हैं। तो उसके बारे में इनके जहन में डर और खौफ की वजह से ये जो है ना वो पार्टियां पकड़ते रहते हैं, और बस वही चापलूसी करते रहते हैं, उनके साथ भागने के चक्कर में होते हैं कि इनके पास जाएंगे तो हमारा जो पीछे वाला जो हमने गलत काम किए या जो हमारे गले में बहुत मुश्किलात पड़ने वाली हैं, वो चीजें हमसे बच जाएंगी। वो इसी चक्कर में जा रहे हैं। लेकिन वही अगर तहरीक इंसाफ एक नाम ही है तो ठीक है, नाम ही रहना चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ जिस लफ्ज से बना हुआ है, अगर इस पे अमल होगा तो इसमें तहरीक इंसाफ के अंदर इस टाइम भी बैठे हुए काफी ऐसे बंदे हैं जो है ना मुजरिमों के कटारे में खड़े होंगे। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा जी करता हूँ उन लोगों का जो अभी देख भी रहे हैं, खासकर बैक और खेतर के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो अभी देख भी रहे हैं लाइव। और भी बहुत लोग जो अभी देख भी रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जब तक जी हम नवाज। लोगों में शऊर नहीं आएगा, उस वक्त तक हम लोग निजाम नहीं बदली कर सकते हैं। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता है, इसको दिमाग जी, बदलना ये पड़ेगा, यही सिस्टम बदलना पड़ेगा। यही वो बुनियादी पॉइंट है। यही चूंकि हमारी जरा डिबेट एक स्कूल और एजुकेशन पे हो रही है, तो सियासत को बीच में इसलिए हमने लाया है कि चूंकि हमारे माशरे में सियासत के साथ जो है ना ये सारी चीज़ें लटकी हुई हैं, हमारा तालीम का निज़ाम भी और ये सारे निज़ाम भी। तो जो आपने बात की है कि जब तक चेंज नहीं आएगी माशरे के अंदर या लोगों के अंदर, लोग बदलेंगे नहीं। और लोगों के बदलने के लिए ज़रूर है कि वो उनके अंदर शौर डेवलप हो, और शौर डेवलप होने के लिए ज़रूरी है कि उनको तालीम दी जाए, और तालीम से ही ज़रा कौमें बदलती हैं और तरक्की करती हैं। तौसीफ तबस्सुम साहब, क्या कहना चाहेंगे आप पे? सर बिल्कुल आप दुरुस्त बात फरमा रहे हैं कि सियासत से ही सारे मामला जुड़े हुए हैं। लेकिन हर दफ़ा हम लोग जो है ना धोखा खा जाते हैं। कुछ मेरे ख्याल से हमारी ज़्यादा गलतियां होती हैं। वोट से ज़्यादा मेरे ख्याल से हम लोगों की ज़ाती जो है ना गलतियां होती हैं, जिस पे जो है ना हम फोकस नहीं कर पाते। लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो मौजूदा सूरत हाल थे उसके मुताबिक मेरे ख्याल से हम लोगों को जो फैसला शायद जो किया है हल्का 5 में, मेरे ख्याल से वो एक बेहतरीन लगा किया है। क्योंकि हमने जब देखा कि हमारे अल्लाह गनी के रहमत फरमाए सगीर साहब को इंतहाई मुखलिस आला इक़दार और इक़दार के मालिक थे, तो इस पर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सगीर साहब के साथ जो उनकी एक टीम मौजूद थी, वो ऐसी गलतियों और जो है ना मेरे ख्याल से इतने उस किसी आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के मामलात में फंसे हुए थे कि वो वहां से निकल नहीं पा रहे थे। तो उस सगीर साहब को मेरे ख्याल से उस स्टेज तक पहुंचाने में मेरे ख्याल से उन्हीं लोगों का किरदार था कि जो है ना सगीर साहब बिल्कुल आखिर टाइम तक मेरे ख्याल से बहुत परेशान और जो है ना ये सारे मामला थे। लेकिन सगीर साहब ने जो फैसला किया वो मेरे ख्याल से एक पार्टी को देखकर ही फैसला किया था।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब सगीर साहब ने फैसला किया था, जो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई बात यह है कि हमने तो अपनी जमात में रहना है, हमने तो उस जमात में जाना ही नहीं है। तो जब सगीर साहब पार्टी का टिकट लेके आ गए और उन लोगों ने उस टाइम भी सगीर साहब की मुखालफत की कि सगीर साहब उधर चले गए, हम ये सारी बातें दुरुस्त हो सकती हैं। चलें, ज़ाहिर है एक जो सियासी लीडर होता है किसी भी सतह का, वो ज़ाहिर है जो है अपने इर्द गिर्द सियासी माहौल को देख के अपने मुस्तकबिल का फैसला करता है। चलें, अगर उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की तो शायद ये उनका एक अच्छा फैसला था, लेकिन अल्लाह ताला ज़रा उनकी ज़िंदगी इतनी थी कि वो जो है वो वहाँ से सिलेक्ट नहीं हो सके। इलेक्शन से पहले ही वो जो है वो इस दुनिया को छोड़ गए एक बड़े इंसिडेंट में। लेकिन अभी ज़रा मेरा ये सवाल था कि ये जो हम जो सिलेक्शन में डीमेरिटिंग करते हैं, क्या एक ही खानदान को हक है कि मुख्तलिफ हल्काजात के अंदर आज़ाद कश्मीर के ये जो 29 अभी 33 हल्के हो गए हैं, ये सब के अंदर देखें तो आपका जो इस वक्त मौजूदा एमएलए है, कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई जो है वो नया आदमी आया हो, कोई गरीब आदमी उठ के आगे आया हो और आवाम ने उसका इंतखाब किया हो, बल्कि वो किसी जो है वो साबका एमएलए का कोई बेटा है, कहीं कोई उसका भतीजा है, कहीं कोई उसकी मिसेज है, कोई इस तरह से है। तो ये क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारा सिस्टम हमारे जो है वो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के बजाय ये हमारे मुख्तलिफ अदारों के ऊपर जो है ये हुक्मरानी करते हैं एमएलए। तो क्या समझते हैं आपके, ज़ाहिर उस तरह से हक अदा नहीं किया सगीर चुगताई साहब ने भी, अल्लाह ताला उनको गरी का रहमत करवाए। और ये कोई आपके हल्के की बात नहीं है, उमूमी तौर पे ये पूरे आज़ाद कश्मीर की यही सूरत हाल है। मेरा सवाल बुनियादी यही था कि आवाम को जो सेलेक्ट करते हैं, ज़रा हमें इस बात को ज़हनशी करना चाहिए कि ये जो हमारा मिनिस्टर होगा यहाँ से, इसने सिर्फ सड़क और ये टूटी खंबे की सियासत ही नहीं करनी है, बल्कि इसके जरिए सारे के हुक्मरानी रखनी है, सारे महकमा जात को अपने अंडर रखना है, तो फिर वो उसके अहल भी होना चाहिए। तो एक तो अदारे आज़ाद नहीं है और लगता नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में कोई आज़ादी की कोई ऐसी सूरत हाल हो कि हमारे जिस तरह मगरब के अंदर या यूरोप के अंदर अदारे आज़ाद हैं और वो खुद अपने फैसले कर सकते हैं। यहाँ तो ज़रा मिनिस्टर की उसके इजाजत के बगैर एक पीएन की भी जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। मेरा इस सिनेरियो में ये सवाल था कि आप क्या समझते हैं कि बायसियत आवाम हम कसूरवार हैं इसके या नहीं? सर बिल्कुल, जो ना ये तो हम बरमला कह सकते हैं कि जो ना मैं खुद एक ओहदे पे रह चुका हूँ तहरीक इंसाफ के मौजूदा एज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन यूनियन काउंसिल पाछोड़ के ओहदे पर मैं रह चुका हूँ। लेकिन सर बात यह है कि यहाँ पे जब आम कारकन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अब आप हैं, मैं हूं, कोई आम कारकन है, हम जो ना यहाँ पे सियासत होती है माल और दौलत की बुनियाद पर। बेसिकली जो बात आम चल रही है, जो आपका सियासी कारकन होता है, बाशऊर कारकन है, वो पढ़ा लिखा कारकन भी है और आला इक़दार का भी मालिक है। और मैं तो समझता हूँ कि जो है ना कारकन को इज्जत देना और कारकन को आगे लेके आना, ये हमारे इलाके की जो है ना एक खुशकिस्मती हो सकती है अगर ऐसा मामला हो। लेकिन बदकिस्मती से ये जो है ना ये सिस्टम हमारा चल नहीं सकता, क्योंकि शुरू से ये सिस्टम बिगड़ा हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों में काफी शऊर आ चुका है और उम्मीद करते हैं कि जो है ना आइंदा लोगों का रुझान जो आपकी बात है उसके मुताबिक जो है ना मेरे ख्याल से काफी डाइवर्ट हो जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि जो अगर कारकन और इस तरह बाशऊर लोग और पढ़े लिखे लोग अगर आगे आएंगे तो मेरे ख्याल से ये जो तालीम का निज़ाम है और दूसरे जो मामलात हैं, वो अगर एक बाशऊर और तालीम याफ्ता लोग आगे आते हैं तो उनको पता होता है कि भाई आगे निज़ाम कैसे चलता है, हमारा कैसे चला है, हमने कैसे चलाना है, ये सारे मामलात होते हैं। लेकिन लोग यहाँ पे आते हैं पैसा बनाने के लिए, माल बनाने के लिए, फैम और शोहरत हासिल करने के लिए। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती कि इदारे में क्या हो रहा है, क्या मामलात है, क्या नहीं। लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि ये तमाम मामलात, खास तौर पर ये जो एक स्कूल के मामलात हैं, तालीमी इदारे हैं, महकमा तालीम है, ये मेरे ख्याल से अब शायद एक उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। तो ये जो तालीमी निज़ाम है गवर्नमेंट के इदारों का, इनको सियासत के जो वो है वो असरअंदाज होने से बचाया जाए। कम से कम महकमा तालीम के अंदर, चूंकि ये बुनियादी इकाई है और ये बुनियादी कड़ी है किसी हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी चैन के हवाले से, कम से कम इसे गैर सियासी कर दिया जाए। सर इदारा कोई भी है, सर इदारा कोई भी है उसको गैर सियासी होना चाहिए। अब देखें हमारी डीडीएस साहिबा, ये जो स्कूल का मामला है, डीडीएस साहिबा एक दिन हुए थे अभी, यानी कि आज उन्होंने अपनी पोस्ट पे आके बैठी है डीडीएस साहिबा। वहां से मुजफ्फराबाद से एक कॉल आ गई मोहतरमा का कि भाई ये आपका वहां पे ये इशू चल रहा है, आपने इसको फॉलो अप नहीं करना, इसको पेंडिंग में रखें।
आप मुझे बताएं, एक बंदा वहां पे असेंबली में बैठा हुआ है, मुजफ्फराबाद असेंबली में बैठा हुआ, पिछली जो नून लीग की हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत है, बंदा असेंबली में बैठा हुआ, तो आपको क्या जरूरत है भाई, जब एक इदारा मेरिट पे बात करता है, हक पे बात करता है, आप दूसरे इदारे में आप क्यों अपनी टांग अड़ाते हैं? क्यों जो है ना अपने इदारों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? क्यों आप लोग जो है ना अपने आप को रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल से अगर हर बंदा, हर इदारा अपने हुदूद के अंदर रह के काम करे, मेरे ख्याल से तो ये मिसाइल, ये मुश्किलात, ये परेशानियां पेश ना आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ तबस्सुम साहब। चूंकि हमारा अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं आखिरी एक तो यह है कि मैं अपनी तरफ से और अपने इदारे की तरफ से आप सबके लिए जो इस बुनियादी हक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, और मैं आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और आपके लिए नेक ख्वाहिशात भी हैं। आप आखिरी एक एक 30 सेकंड का पैगाम क्या देना चाहेंगे? काशिफ इनकलाबी साहब, आपसे शुरू करूंगा। अपनी आवाम को और अपने हुक्मरानों को, और इस सारे सिनेरियो में, और इस स्कूल के मसले के हवाले से और दीगर मसाइल के हवाले से। सर, ये आखिरी बात मैं कहता चलूँ, स्कूल के हवाले से ही कहूँगा, क्योंकि आज स्कूल ही था, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बैकम छोट। एक टीचर जो अरसा 13 साल से इस सीट पे बैठी हुई है, सबसे पहले उसका तबादला किया जाए। जी, कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे 13 साल मुसलसल एक इदारे में आप बैठी हैं और आप आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, कोई ठेकेदारी से निज़ाम चलाया हुआ है। गवर्नमेंट के जो अफसरान है, उनको चाहिए कि कम से कम 6 महीने, साल बाद स्कूल का विजिट करें। अगर महीने में नहीं कर सकते, साल बाद, 6 महीने के बाद उस इदारे की प्रोग्रेस का आपको पता होना चाहिए। दूसरा, वहाँ पे एक मालूमात जो दूसरी बैठी हुई है मिसेस तार सुल्तान, उनका भी फौरन तबादला किया जाए, क्योंकि एक खानदान की वजह से एक बिरादरी, एक खानदान डर की वजह से एक बिरादरी तकसीम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये आखिरी ये झूठ का रास्ता इख्तियार करके अदालत में गए हुए हैं। वहां से भी इनको इनका रिजल्ट जल्द से जल्द आ ही जाएगा। मैं गवर्नमेंट के आला अफसरान डीडीएस साहिबा से मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो पहले ही मेरे खिलाफ बहुत मुखालिफ हुई हैं कि तुमने इसको क्यों इतना हाईलाइट किया हुआ। उनके मैसेज भी मेरे पास पड़े हुए हैं। बहरहाल चलो, उन्होंने जो करना था जाने अनजाने में उन्होंने किया। उन्होंने मुझे यहाँ फोन भी किया, एक आदमी को फोन, उन्होंने ये बात की कि मैं आपको यूए में भी देख सकती हूँ। मैंने बोला, यहाँ पे मैडम ये यूए का कानून है, ये पाकिस्तान नहीं है कि आप मनमानी करके इस प्रोसेस को आगे ले जाए। इदारा को सूरत गंभीर है और नाजुक है वहाँ सूरत। तो बहुत शुक्रिया आपका, जो हमारा वक्त मुख्तसर है। मैं अतीक रहमान साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा, क्या कहना चाहेंगे? आखिरी पैगाम, लेकिन मुख्तसर वक्त में। जी, मेरी तरफ से ये पैगाम है कि छोटे बच्चों के साथ जो है ना ज्यादती ना की जाए, उनका मुस्तकबिल बर्बाद ना किया जाए, और ये अपनी ज़ाती परेशानियां और ज़ाती रंजिशें एक साइड में रखकर इस मामले को ख़त्म किया जाए। तो और जो हक है उस पर बात की जाए। जो स्कूल जिस जगह का नाम हुकूमत ने लिखा हुआ है, हम लोगों ने नहीं लिखा है, सरकार ने लिखा हुआ, वो उस जगह होना चाहिए। उन बच्चों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और दूसरों की छत्रियों के नीचे छुपने से जान नहीं बचती है। जी, बहुत शुक्रिया। तो जी तौसीफ भाई, आपका आखिरी पैगाम सर, मैं आखिरी ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं वज़ीर तालीम, मेंबर असम्बली हल्का 5 और महकमा तालीम वालों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले को आप बिल्कुल बारीक बीनी से देखें और इस मामले को अपनी जितनी जल्द हो सके इसको हल करवाएं, ताकि जो है ना बच्चों का मुस्तकबिल जो वो महफूज किया जाए। दूसरी साइड पे मैं एक और देना चाहूँगा तजवीज़, कि मैं महकमा तालीम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो असातिज़ा किसी भी एक स्कूल में हैं, उनको 5 साल का मैक्सिमम टेन्योर 5 साल का दिया जाए। 5 साल तक एक इदारे में 5 साल के बाद अगर बैठती हैं, वो मेरे ख्याल से इदारे के साथ जाती है, उनको शफल किया जाए दूसरे इदारों में, ताकि उनका जो है ना तालीमी सरगर्मी का आपको म्यार भी मालूम हो सकता है। दूसरी चीज़ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इदारों में बायोमेट्रिक सिस्टम को नाफिज किया जाए, जिससे आप जो है ना आपकी ये कंपेटेबिलिटी और अवेयरनेस और अटेंडेंस आपको मिल जाती है, जिससे आप आइडिया हो सकता है कि आपकी तालीमी इदारों में क्या चलता है। मेरे ख्याल से जब बायोमेट्रिक सिस्टम हो जाए तो ये एक बेहतरीन निज़ाम है, जिससे हम तालीमी निज़ाम को बहुत बेहतर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, हर बंदे को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके चैनल के वजह से तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना हक, बेशक छोटा है बड़ा है या
उसको कभी भी आप जो है ना उसको हक को छोड़े नहीं, लेकिन वो दूसरे का अगर कोई हक है उससे वो हक छीनने की कोशिश ना करें। और कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कोई कितना भी बाअसर क्यों ना हो, आप अपने हक के लिए जब खड़े हों तो आपके साथ 10 बंदे और जुड़ेंगे, क्योंकि आप मेरिट पे हक पे बात करते हैं। और कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझे इस मामले में। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कमरान साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ तबस्सुम साहब, आपकी कीमती वक्त का। आज के इस प्रोग्राम में हमने बैका पासशोट के जो तालीमी इदारा है कर्ज प्राइमरी स्कूल, उसके हवाले से मुफस्सल गुफ्तगू की। वहाँ से हमारे साथ शुरका थे अतीक रहमान साहब, काशिफ इनकलाबी साहब और तौसीफ तबस्सुम साहब, जिन्होंने वहाँ के जो है अदारे के हवाले से जितने भी मसाइल हैं और बल्कि वो जो पटिशन भी कोर्ट में दायर है उस हवाले से मुफस्सल गुफ्तगू की। और इसके साथ साथ प्रोग्राम के जो है वो आगाज़ में मैंने कोर्ट का जो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है उसके हवाले से भी बात की थी कि जो 35 साल गुजर जाने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने अपनी जो तहवील में नहीं लिया और वहाँ भी जो है एक NGO के ज़रिए से उस अदारे को फंड किया जा रहा है। सभी मेहमानान का बहुत शुक्रिया। और मैं प्रोग्राम के आखिर में जो है वो गुजारिश करूँगा जितने भी महकमाजात बिलखुसूस महकमा तालीम के जो मुतल्लिका अहबाब हैं कि हमारे जो गली मोहल्ले के स्कूल हैं और बिलखुसूस ये जो हमारी बच्चियों के स्कूल हैं, हमारी बेटियों के स्कूल हैं, जो उनके मुस्तकबिल के लिए एक सवाल है और सवालिया निशान है, वहाँ कम अज़ कम जो है इस बरादरीज़म को, इस जो है वो सियासत को, इसकी नज़र ना किया जाए और हमारी बच्चियों को हर जगह पे, हर मोहल्ले में, हर गली में ये हक दिया जाए कि वो अपने तालीम के जेवर से आरास्ता हूँ। अलहाज याकूब साहब का चूँकि वो हल्का 30.3 मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप जो है ज़रा एक बड़ी इससे पहले भी पोजीशंस में रहे हैं, तो आप यकीनन जो है हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इस सारी सूरत-ए-हाल को देखेंगे। और इसके साथ साथ प्रोग्राम में मैं एक चीज़ और जिक्र करता चलूँ कि चूँकि पिछले दिनों मोहतरम याकूब साहब की जो ऑल पार्टीज रैली थी इस्लामाबाद जी चौक के अंदर, वहाँ जो है एक साहिब ने गालिबन उनके साथ कोई बदतहजीब बात की। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सियासत के अंदर ये जो गैर रवादारी की जो सूरत हाल है, क्योंकि याकूब साहब आज़ाद कश्मीर भर में एक बड़ा नाम है और वज़ारत उज़्मा भी उनके पास रही है, सदारत के मनसूबे भी रहे हैं और हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम सब के लिए काबिल एहतराम है। मैं जितने भी कारकुनान हैं उनका कोई भी नज़रिया हो, किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, मेरी सबसे गुजारिश है कि अपने जो लीडरान हैं उनका जो है वो दिली तौर पे एहतराम करें। नज़रियाती अख्तलाफात अपनी जगह ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन यह है कि वो सबकी राय का भी एहतराम करें और बिलखुसूस हमारे जो इस तरह के मनसब पे रहने वाले लोग हैं उनका एहतराम किया जाना चाहिए। इस सब के साथ अपने मेज़बान कामरान इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।